शादी का मेरा 9th डे था टोटल। 9th डे आज आई वाज कारगिल। 7 मई की शादी थी और 16 तारीख को मैं कारगिल में। सब लोगों को ये पता चल गया था कि ये वॉर होने वाला है। अभी तो वॉर में कुछ भी हो सकता है, तो लेट अस सी फॉर इन द फाइनल टाइम। अगर एक बार यूनिफॉर्म पहन लिया है तो यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। वॉर शुरू हो गया तो आपको खाने के लिए कुछ नहीं है, खुद की सिक्योरिटी आपको खुद को करनी है। आप वहाँ जब थे तो वाइफ के तरफ से ऐसी कौन सी चीज थी जो आप साथ में लेके गए थे? मैं उनका दुपट्टा लेके गया था। देशभक्ति का जज्बा रहता है कि मुझे मारना है, मेरे दुश्मन को मुझे मारना है, वही एक जज्बा उनके इसमें रहता है। जो कारगिल वॉर में 1-to-1 फाइट थी, दुश्मन 50 मीटर 60 मीटर 100 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग एक दूसरे को गोलियां मार रहे थे। हम लोग ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बारे में पूरे दुनिया में हम लोग घूम घूम के बता रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये हमला हुआ कैसे। कारगिल वॉर भी एक इंटेलिजेंस फेलियर है। पुलवामा के हमलावर अभी तक कहाँ है, क्या रिपोर्ट आई है उसकी? जो आतंकवादी 200 किलोमीटर अंदर आए वो कहाँ से आए, और जो वापस चले गए वो कैसे गए? जो 28 सिंदूर मिटाया उसको कौन जवाब देगा? आज आर्मी के पास में 1.5 लाख लोगों की कमी है। आपको लड़ाई लड़नी है तो आपके पास में वर्क फोर्स होनी चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, तभी आप लड़ाई लड़ सकते हैं। फिर भी ऑपरेशन सिंदूर में मैं सरकार की सराहना करूंगा कि उन्होंने क्रॉस बॉर्डर जाके वहां पे अगर आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको ये भी जवाब देना है कि वो आतंकवादी कहाँ है। एक्चुअली हुआ क्या 5 दिन में ऐसा कि आपको सीज फायर करना पड़ा। आज का दिन 26 जुलाई हमारे देश के गौरवमय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। आज ही के दिन 1999 में हमने कारगिल विजय की गाथा रची। एक ऐसी कहानी जिसने हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस के 26 साल पूरे होने पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिसने अपने कर्तव्य और देश प्रेम को हर चीज से ऊपर रखा। आइए हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे भारतीय वायुसेना के वॉर हीरो संदेश सिंगलकर से। कहते हैं ना, शहादत से बड़ी कोई इबादत नहीं होती, और यही सच संदेश जी ने 26 साल पहले कारगिल युद्ध क्षेत्र में साबित किया। सोचिए, शादी को महज 7 दिन भी नहीं बीते थे, वो नई नई एक्साइटमेंट, वो सपनों भरी दुनिया जो हर नए कपल के दिल में बसती है। और तभी हनीमून के पहले दिन एक कॉल आता है। दूसरी तरफ कमांडिंग ऑफिसर की आवाज, संदेश हाउ आर यू, और जवाब में संदेश जी के दिल से सिर्फ 4 शब्द निकलते हैं, मैं आ रहा हूँ। इन 4 शब्दों में देश के प्रति उनका अटूट समर्पण, उनकी निस्वार्थ भावना और उनका साहस समा गया था। संदेश जी ने न सिर्फ अपने नवविवाहित जीवन को पीछे छोड़ा, बल्कि देश धर्म को सर्वोच्च मानकर कारगिल युद्ध की ओर कदम बढ़ाए। तो आइए इस कारगिल विजय दिवस पर हम सब मिलकर स्वागत करें उस हीरो का जिनके साहस और बलिदान ने हमें गर्व करने का मौका दिया। प्लीज वेलकम संदेश सिंगलकर। संदेश जी, अ वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि शादी के 10 दिनों में आपको एक कॉल आया, तो उस कॉल के बारे में बताइए। और आपकी वाइफ आपके साथ थी, तो वो मोमेंट कैसा था और वो क्या कॉल था? कारगिल का वॉर जो शुरू हुआ था, वो पहला शुरू हुआ था 5 मई 1999 को, और मेरी शादी की तारीख है 7 मई 1999। यानी यू कैन से कि 2 दिन बाद ही शादी थी। और मैं जब हनीमून के लिए जा रहा था तो पहले अपने बॉस को मिला। बॉस को, मैं 1 महीने की छुट्टी पे था बेसिकली। 1 मई से 30 जून तक, 30 मई तक मैं छुट्टी पे था। तो जाके बॉस को बताया कि मैं हनीमून पे जा रहा हूँ, अगर इफ यू वांट मी टू कॉल यू कैन कॉल मी बैक। तो वो बोले नहीं तुम जाओ, घूम के आओ, छुट्टी मना के आओ, कोई इतनी जरूरत नहीं है। तो फिर भी मुझे लग रहा था कि देयर वुड बी सम इम्पोर्टेंट थिंग कि मुझे बुलाया जाएगा। तो मैं बॉस, उस टाइम कम्युनिकेशन का एक ही नेटवर्क हुआ करता था, दैट इज लैंडलाइन हुआ करता था। तो लैंडलाइन के जितने मेरे पास में नंबर्स थे, जो जिस होटल में मैंने बुकिंग किया था, मैं साउथ में जा रहा था, कोडाईकनाल, ऊटी, बैंगलोर, ये सब साइड में जा रहा था मैं। तो जिस होटल में मैं रुकने वाला था, उस होटल के सारे लैंडलाइन नंबर्स मैं अपने बॉस को देके गया था कि इस तारीख को मैं इस होटल में रुकूंगा, इस तारीख को मैं इस होटल में रुकूंगा। और जिस दिन मैं कोडाईकनाल पहुंचा, उस टाइम तो ट्रेनें हुआ करती थी, तो मैं जिस दिन कोडाईकनाल पहुंचा, सुबह हम लोग पहुंचे, दिन भर फिर घूमने निकल गए। और जैसे ही शाम को लौट के आए तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया, सर आपके लिए कोई कॉल आया था नागपुर से।
तो मैं समझ गया था, तो वाइफ वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, तो मैंने उनको सब उनके सामने ही बोल दिया था कि पैकिंग कर लो, वापस जाना है। दैट वाज द फर्स्ट कन्वर्सेशन ऑफ कारगिल वॉर। वो जो आपको कॉन्वर्सेशन था, आपको क्या फोन पे बताया और वाइफ का आपके क्या रिएक्शन था? सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन था और फिर वाइफ का क्या रिएक्शन था? वाइफ को आपने क्या बताया? जब पहले ही जैसी कॉल आया, मुझे पता चल गया था कि कॉल अगर आ गया है तो इमरजेंसी के लिए कॉल आया था, और हो सकता है रिकॉल के लिए ही कॉल आया था। तो मैंने जब वापस बॉस को फोन किया कि उनको पूछा, मतलब तो उन्होंने डायरेक्ट मैंने पूछा कैसे हो, बोले मतलब सर कितने बजे पहुंचना है। पहला सवाल ये था कितने बजे पहुंचना है। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही जनरली फोन किया है कि तुम्हें वापस बुलाने के लिए थोड़ी फोन किया। बोला सर मैं समझ सकता हूँ आपने किस लिए कॉल किया है, प्लीज कितने बजे कब पहुंचना है ये मुझे बता दीजिए। तो फिर उन्होंने नहीं नहीं यू टेक योर ओन टाइम, ऐसा थोड़ा सा ऐसे ही वक्त मारने के लिए बोल दिया उन्होंने, यू कैन टेक योर ओन टाइम। मतलब सर कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, कल शाम तक मैं पहुंच रहा हूँ नागपुर, परसों मेरे जाने की तैयारी कर लीजिए। तो दिस वाज द फर्स्ट कन्वर्सेशन विथ माय बॉस। फिर वाइफ वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी और शी वाज आस्किंग मी क्या हो रहा है, बिकॉज शी वाज नॉट फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड। तो उसको कुछ समझ में भी नहीं आया। शादी को 5 ही दिन हुए थे जी। 5-6 दिन हुए थे, तो उस टाइम उसको समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। तो उसने देखा था कि वो पहले पिक्चरों में हुआ करता था, मूवीज में होता था कि शादी हो रही है, इधर तुम बॉर्डर पे निकल रहे हो, और उस टाइम वो गाना भी बहुत फेमस हो गया था, संदेशे आते हैं वगैरह। हाँ। तो एक बॉर्डर पिक्चर रिलीज हुई थी, तो उसके काफी हिट हो रही थी, वो गाने हिट हो रहे थे। तो उनका रोना धोना तुरंत शुरू हो गया कि कैसा कैसा बुला सकते, ये है वो है। तो देन आई कंसोल्ड, तो उनको बताया ये एक फौजी की लाइफ ऐसी होती है, ये आपको कब बुलाया जाएगा, कब आपका ये होगा, नहीं कुछ होगा तो कैसे क्या होगा, ये शी आस्किंग मी सेवरल क्वेश्चंस। तो मैंने उसको एक ही कहा, वेट करना मेरा, और जब तक अगर मैं कॉल ना करूं, तो हमारे फौज में कहावत है, बोला कि नो न्यूज इज ऑलवेज अ गुड न्यूज, कि जब तक संदेशा नहीं आता है तब तक अच्छा संदेशा है यही समझ के चलना, बोला, और वेट करते रहना। तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने उन्हें बताया? मैं नेक्स्ट डे ही वापस आ गया था। जिस दिन वहां पे पहुंच गया था हनीमून कोडाईकनाल, तो वहां से वापस आ गया, तो घर वाले भी आश्चर्य सरप्राइज हो गए थे कि उनको बताया नहीं था कि मैं वापस क्यों आ रहा हूँ। अच्छा। तो क्योंकि कम्युनिकेशन था ही नहीं ना उस टाइम, लैंडलाइन पे कौन बता रहा था इतना सब चीजें। तो जिस दिन पहुंच गया उसके नेक्स्ट डे वापस आ रहा हूँ, तो तब तक तो उनको भी पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि 5वें-6वें दिन ही तुम वापस आ रहे हो। तो पेरेंट्स, फादर वॉज वेरी स्ट्रांग, मदर ऑलवेज क्या कंडीशन रहती है मदर की, तो मदर ऑल्सो स्टार्टेड रोना धोना शुरू हो गया था। तो मैंने लगा कुछ नहीं होता है, ये पार्ट ऑफ, अगर एक बार यूनिफॉर्म पहन लिया है तो यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। आपको तो हमेशा तैयार रहना चाहिए, और एक सोल्जर की माँ इस तरीके से रोना नहीं चाहिए। तो देन वो भी कन्विंस हो गए, और नेक्स्ट डे ही फिर मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस से दिन यहाँ से डायरेक्ट तैयारी कर दी गई थी कारगिल जाने के लिए। तो आई मूव्ड ऑन टू कारगिल सेम डे। इट वाज मेरे ख्याल से शादी का मेरा 9th डे था, टोटल 9th डे आज आई वाज कारगिल। 7 मई की शादी थी और 16 तारीख को मैं कारगिल में। तो उस वक्त पे आपके दिमाग में कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स थे? ऑफ कोर्स मतलब एक सोल्जर ऑफ कोर्स हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है, मेंटली रेडी रहता है, बट कितना भी आप बोलो, आपकी शादी को बस मतलब आप घूमने गए थे, आपको एक ही दिन हुआ था घूम के, या शायद एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था, तो उस वक्त पे आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्या था? क्योंकि आप एक ऑफ कोर्स अपने लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पे थे और आपको देश की सेवा के लिए भी रहना था। तो क्या चल रहा था आपके दिमाग में, क्योंकि आपको अपनी वाइफ को भी संभालना था, घर वालों को भी अश्योर करना था कि एवरीथिंग विल बी फाइन? देखिए राधिका, कैसा है कि एक चीज, अब जब वो इंसान यूनिफॉर्म पहनता है ना, तो वो यूनिफॉर्म देश के काम आने के लिए ही पहनता है। वो भले ही वो जज्बा जो उसके अंदर रहता है, वो देश प्रेम का जज्बा कूट कूट के भरा रहता है। वो माइंडसेट उसका तैयार रहता है कि मुझे जब भी जरूरत पड़े मैं देश के लिए शहादत देने के लिए तैयार हूँ, ये जज्बा उसके दिमाग में रहता है हमेशा। तो वही सेम जज्बा मेरे दिमाग में भी था कि आज अगर मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, इतने सालों से मैं इस देश के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो जब एक्चुअल टाइम आया हुआ है, तो उस वक्त मैंने अगर सामने जाके अगर खुद होके नहीं बोला कि मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे यूनिफॉर्म पहनने का फायदा ही नहीं ना। तो वो एक जुनून और एक जज्बा जो रहता है दिमाग में, वो आपके पास में हमेशा सोल्जर के अंदर रहता ही है, जो मेरे अंदर भी था। तो वो घर वालों ने देख लिया था कि अब
जाना बहुत ही जरूरी है, तो उन वो भी कन्विंस हो गए थे। तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि रिसेप्शन था 9 तारीख को, तो जिस दिन कारगिल में पहला गोला बरसा था 9 तारीख को, उसके हमारा जो तोप खाना था, कारगिल का जो तोप खाना था, तो वो उसके ऊपर मॉर्टर्स गिर गए थे। तो उन्होंने एक ही दिन में पूरा हमारा तोप खाना पूरा तहस नहस कर दिया था, यानी एम्युनिशन डेपो पूरा तहस नहस कर दिया था। और उसी दिन पता चल गया था कि इट इज अ वॉर, इट इज नॉट अ आतंकवादी हमला नहीं है, ये वॉर है। तो उसी दिन हमारे 127 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो ये मेरे रिसेप्शन के दिन की बात, 9 मई की। तो जितने लोग रिसेप्शन में थे उससे ज्यादा लोग मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के लिए आए थे। तो आप यकीन मानिए कि क्योंकि सब लोगों को ये पता चल गया था कि ये वॉर होने वाला है, भी तो वॉर में कुछ भी हो सकता है, तो इसको लेट अस सी फॉर हिम द फाइनल टाइम, एक बार इसको आखिरी बार देख लो। तो इसलिए सारी भीड़, जितनी रिसेप्शन की भीड़ थी, सारी भीड़ रेलवे स्टेशन पे आ गई। वाइफ का ऐसा था कि वाइफ जब रेलवे स्टेशन से बाय बाय करके निकले थे, तो पुराने जमाने में हमारे यहाँ पे नागपुर में एक लोहा पुल था, एक ब्रिज था जो सीए रोड को और रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता था, पुराना ब्रिज था। तो उस ब्रिज के ऊपर घंटों तक खड़ी थी। बोले मुझे बाद में बताया गया कि भाई कम से कम 3-4 घंटे उस ब्रिज के ऊपर खड़ी थी, जब तक सारी रेलवे आती थी जाती थी। मुझे लग रहा था कि कोई ट्रेन से तुम वापस आओगे। और बहुत बार तो ऐसा होता था कि जब भी क्रॉस होती थी वहां रुक जाती थी, वेट करती थी आपका कि इस ट्रेन से उतरेंगे और आप वापस आएंगे करके। तो ऐसा बहुत दिन तक चला ये। तो वो रेलवे स्टेशन पे वो मोमेंट्स कैसे थे आपके, क्योंकि आप ऑफ कोर्स आप 29 इयर्स के थे, नई नई शादी हुई थी और एक वॉर के लिए आप जा रहे थे, तो मेंटल प्रिपरेशन भी बहुत लगती है। तो कैसे मोमेंट्स थे आपके जब आप जा रहे थे? नहीं, मैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड था। मुझे तो क्योंकि उसके पहले भी ऑपरेशंस में, बहुत सारे ऑपरेशंस में मैंने हिस्सा लिया था कि हमारी जो एक्सरसाइजेज होती थी ऑलमोस्ट ऑल पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर, उस टाइप के लिए हमको प्रिपेयर किया जाता है, उस तरीके से हमको ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं तो मेंटली प्रिपेयर ही था। प्रॉब्लम ये था कि घर वाले और रिश्तेदार, बाकी दोस्त लोग, ये लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे इन सब चीजों के लिए, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक स्क्रीन पे देखा था वो सब चीजें, टीवी में देखा था, मूवीज में देखा था, लेकिन रियल लाइफ में पहली बार उनके साथ में ऐसा कुछ हो रहा था कि अपने घर का, अपने परिवार का कोई व्यक्ति वहां बॉर्डर पे जा रहा है, लड़ने के लिए जा रहा है, युद्ध करने के लिए जा रहा है। और उस टाइम उनकी जो ये थी, उनका जो कंडीशन था, तो वो उस वक्त काफी ये था, भावनिक माहौल एकदम भावनिक हो चुका था। सब लोगों का, बहुत सारे लोगों का रोना धोना भी शुरू था। तो फिर मैंने एक एक को समझाने के अलावा मेरे पास में और कुछ भी नहीं था, कि मैंने उनको कहा था कि फिर उन्होंने समझ लिया था कि ये अब तो लड़ने जाना है। तो फिर वो वहां फिर जोश शुरू हो गया, फिर भारत माता की जय, जय हिंद, ये सब के नारे लगने वहां पे शुरू हो गए थे वहां। कारगिल वॉर की हम आप बात करें तो आपका एक टिपिकल डे कैसा रहता था वहाँ? वहाँ डे और नाइट कुछ भी नहीं रहता था। मुझे याद है जब मैं पहुंच गया था वहां पे, तो हम लोग एक्चुअली मैं जिस सिस्टम पे काम करता था, दैट इज वो मिसाइल सिस्टम है, ईगला मिसाइल सिस्टम करके, जो सरफेस टू एयर मारती है। जो मिसाइल जो है सरफेस टू एयर, शोल्डर मिसाइल्स है वो। तो शोल्डर पे मिसाइल्स पे वो सरफेस टू एयर मारते, जो हवाई जहाजों को, अगर आपके टेरिटरी में दुश्मन का जहाज आता है तो उसको उड़ाने का काम हमारा था। तो आई वॉज इन दैट टीम। तो वो एक काम था। तो उसमें डे एंड नाइट का ऐसा कोई इशू ही नहीं था, क्योंकि वॉर शुरू हो गया तो आपको खाने के लिए कुछ नहीं है, आपको आपके खुद की सिक्योरिटी आपको खुद को करनी है। जब आप खुद को सिक्योर करेंगे तभी आप देश को बचा पाएंगे। तो खुद को बचा के भी, खुद को संरक्षित करते हुए, अपने साथियों को संरक्षित करते हुए अपने देश को संरक्षित करना, यही एक वहां का रूटीन हो गया था। यानी सुबह कोई दिन नहीं था, कोई रात नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बंकस में हम लोग रहते थे। कोई ऐसा ड्यूटी का टाइम नहीं रहता, क्योंकि 24 घंटे आप अलर्ट ही है, 24 घंटे के लिए आपको काम करना पड़ता। तो वहाँ एक तो माइनस डिग्रीज में टेम्परेचर होता है, तो वो एक अलग पैरामीटर्स होते हैं कि उस इतने कड़ाके की ठंड में आपको खुद को संरक्षित करना है, प्लस आपके साथ में जो इक्विपमेंट्स है उनको भी ठीक रखना है, उनको भी चार्ज रखना है, सब सारी चीजें ऐसे हुआ करती।
तो किस तरीके से आप लोगों में, आपके और बाकी सोल्जर्स में भी और बाकी के जो वेटरन्स थे आज जो है, उन लोगों के साथ किस तरीके का आपका एक बॉन्ड डेवलप हुआ जब आप लोग इतने टाइम तक साथ में थे? क्योंकि सब लोग घर से दूर, कोई किसी के पेरेंट्स बीमार है, किसी के बच्चे हैं, तो बहुत एक इमोशनल, फिजिकल स्ट्रगल तो है ही, पर एक इमोशनल चैलेंज बहुत बड़ा था। तो किस तरीके से आप लोग एक दूसरे को समझाते थे कि हम इसमें से वापस आएंगे और विल बी विक्टोरियस? आपके स्पिरिट्स कैसे आप लोग अपलिफ्ट करते थे? एग्जैक्टली उस वक्त मैंने कहा कि मीडिया बहुत स्ट्रांग नहीं थी, कुछ ही चैनल्स थे उस वक्त जो वहां पे लाइव शूटिंग कर पा रहे थे या कुछ दिखा पा रहे थे उनको। प्लस कम्युनिकेशन के उतने साधन नहीं थे कि जो हम घर में कम्युनिकेट करते रहे। जो उनको रेडियो के माध्यम से या टीवी के माध्यम से जो उनको न्यूज मिलती थी, वही न्यूज के भरोसे घर वाले दिन भर उसको ये करते थे। इवन मैं तो ये बताऊंगा कि मेरे घर में भी उस समय टेलीफोन नहीं था, तो हमारे घर के सामने एक होटल हुआ करती थी, तो वो उस होटल में एक टेलीफोन हुआ करता था, और मुझे अगर किसी को फोन करना है तो मुझे लंबी कतार में खड़ा होकर फोन करना पड़ता था। तो उससे अच्छा कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे अगर कतार में फोन करके फोन वेट करके फोन करो, उसके बाद में घर में मैसेज दो कि सब ठीक है। तो हम लोगों ने एक मैसेज देना उचित समझा कि जब तक न्यूज आती नहीं तब तक ये समझ ली कि हम लोग सेफ। नो न्यूज इज ऑलवेज अ गुड न्यूज, ये हमारे फौज की एक कहावत है। और जैसा कि बहुत सारे लोग हैं कि मैं अकेला ही नहीं था कि जिसकी शादी हुई थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे वहां पे हमारे साथी जो थे, जिनके छोटे बच्चे थे, जिनके कुछ एडमिशंस हुआ, क्योंकि वो एडमिशन का भी दौर था, स्कूल एडमिशंस का था, कॉलेज में बहुत लोगों की छुट्टियां कैंसिल हो गई, सभी की छुट्टियां कैंसिल हो गई थी, सबको रिकॉल किया गया था। बहुत सारी लोगों की पारिवारिक जिम्मेदारियां रहती है, और आपको पता है कि मई का जो महीना होता है, मई जून का जो महीना होता है, कि अपने यहाँ शादियों का भी मौसम होता है, तो बहुत लोगों की शादियां भी हुई थी, तो शादियां रुक गई थी, क्योंकि सबकी छुट्टियां कैंसिल हो गई। तो ओवरऑल बेसिकली जो माहौल था वो एक भावनिक था, लेकिन उसके ऊपर जो मैं अगर ये बोलूंगा कि वो देश प्रेम की जो भावना होती है, वो भावनिक भावना से कई ज्यादा ऊपर हो। तो देश का जज्बा, देश के लिए लड़ने का जज्बा, ये सबसे ज्यादा कारगर होता है, और देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा होता है, वो एक जज्बा सबसे स्ट्रांग रहता है, मुझे लगता है। तो आप वहाँ जब थे तो वाइफ के तरफ से ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आप साथ में लेके गए थे, या कोई फोटो थी उनकी, या फैमिली मेंबर्स की कोई फोटो, कौन सी वो चीज़ें थी जो आप अपने पास साथ लेके गए थे? मैं उनका दुपट्टा लेके गया था। दुपट्टा इसलिए गया था कि वो दुपट्टा मैंने उनको लाके दिया था जयपुर में, जब मैं पोस्टिंग था तो जयपुर से मुझे बहुत पसंद था, एक बंदेज का एक दुपट्टा हुआ करता था उस वक्त, तो वो लाया था मैंने, और वही मैं पूरे वॉर के दरमियान मैं वो पूरे गले में पहन के घूमता था उसको। तो वो मुझे एक सपोर्ट सिस्टम था मेरे लिए, कि एक अपनापन जो रहता है, जो होता है, तो वो मैं हमेशा गले में पहन के, वो बहुत सारे फोटोज में, शायद आपको मैंने फोटो शेयर किया तो शायद उसमें भी वो दुपट्टा हो सकता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो वो हमेशा मेरे साथ में रहता था, एक सपोर्ट सिस्टम, एक ऐसा लगता था कि कोई तो भी अपना वेट कर रहा है घर में, और ये एक ऐसा एक माहौल था, वो आपके लिए एक स्ट्रेंथ था मेरे लिए। आपने बॉर्डर मूवी की बात की, तो बॉर्डर मूवी की स्पेसिफिकली मैं इसके लिए बात कर रही हूँ कि ऑफकोर्स वो एक बहुत बड़ी हिट थी और आज भी लोगों को वो मूवी बहुत पसंद आती है। तो कितनी रिलेटेबल लगती है आपको वो मूवी आज आप जब देखते हैं तो? नहीं, मूवी बहुत सारी चीजें की, मूवीज बहुत रियलिस्टिक मूवीज नहीं रहती है, उनको इंटरटेन और मसाला उनको डालना रहता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बॉर्डर पिक्चर में बहुत सारी चीजें जो रियलिस्टिक भी दिखाई है उन्होंने। और एक्चुअली जब हम स्क्रीन में देखते हैं और एक्चुअली फील्ड में देखते हैं, तो वो दोनों पोल्स अपार्ट रहता है, कि वहां आपको पर सेकंड आपको चैलेंजेस आती है आपके सामने। मूवी में 3 घंटे की मूवी में आपको 24 घंटे को अगर मैं ये कर लूं तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि आपके सुबह उठ के ब्रश करने से लेके रात, वो गोली कहाँ से आ रही है वो वहां तक मॉनिटर करने में पूरा दिन 24 घंटे आपके साथ में ये रहता है कि वो क्या होने वाला है, एक्साइटमेंट क्या होने वाली है। मूवीज में क्या 3 घंटे का दिखाते हैं तो ठीक है, लेकिन वो यहाँ के लोगों को
वो दिखाने के लिए सही है, ऐसा गलत नहीं है, अच्छा है, पर अच्छा आपकी तरफ अच्छा से पिक्चराइजेशन। पर आपके तरफ से कौन से वो कुछ सिचुएशंस थी उस मूवी में जो आपको लगता है कि थोड़ी सी एग्जैजरेटेड थी या दैट इज नॉट ट्रू? अभी तो शायद रिकॉल नहीं कर पाऊंगा पूरी मूवी में, क्योंकि बहुत साल हो गए मैं उस मूवी को देखा नहीं हूँ। लेकिन बहुत सारी चीजें रहती है उसमें कि जो रियलिस्टिक नहीं लगती है। ऐसे एक दो खामियां निकालना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। जैसे वॉर के लिए आप गए इतने कुछ ही दिनों की शादी के बाद, तो मतलब किस तरह का आपके मन में डर था कि आपने वो उसको कैसे आपने उस डर को हैंडल किया? क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा था कि आप वहाँ जा रहे हैं तो एक अनसर्टिनिटी है आपकी लाइफ की, तो आपने उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया? नहीं, स्ट्रेस वगैरह जब कुछ भी नहीं रहता है, एक और मन में डर बिल्कुल नहीं रहता है। आप मरने के लिए नहीं जाते, आप मारने के लिए जाते हैं, क्योंकि दुश्मन आपके सामने होता है और आपको मारना ही उसका एक अपना एक लक्ष्य रहता है। तो वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको आपके अंदर जो जज्बा होता है वही एक वो डर बिल्कुल दिखाता ही नहीं है। किसी एंगल से एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि डर डर नाम की कोई चीज ही नहीं रहती है। उस वक्त एक सिर्फ देशभक्ति का जज्बा रहता है कि मुझे मारना है, मेरे दुश्मन को मुझे मारना है, वही एक जज्बा उनके इसमें रहता है। आप ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पे इंडियन एयरफोर्स फिर से ज्वाइन करना चाहते थे, उस बारे में कुछ बताइए। जनरली जब कोई फौजी रिटायर होता है, जो कोई डिफेंस पर्सन जब रिटायर होता है तो उसको कुछ सालों के लिए रिजर्व में रखा जाता है। तो ऐसा हुआ था कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मेरे अंदर जो स्किल्स है, जो मेरे अंदर जो मिसाइल्स ऑपरेटिंग की जो स्किल्स है, वो अभी भी यूटिलाइज नहीं हुई, ऐसे फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुई। तो मुझे वो भावनिक ऐसा लगा था कि मैंने अभी भी देश के लिए काम करना चाहिए, मैंने फील्ड में जाके काम करना चाहिए। तो इसलिए हमारे एयर चीफ मार्शल उनको मैं लेटर लिखा था कि मैं इस युद्ध में सहभागी होना चाहता हूँ और मेरे जो स्किल्स है वो इस देश के काम आए, ऐसा मैंने उनको एक लेटर लिख के उनको बताया था। उसमें कैसा होता है कि आपको कुछ पीरियड के लिए रिजर्व रखा जाता है, एक बार आप रिटायर होने के बाद में ये होता है। तो मैंने एक्चुअली वैसे देखा जाए तो कहीं कायदे में वो बैठता नहीं है, लेकिन जो मेरे अंदर की जो भावना थी वो मुझे व्यक्त करनी थी कहीं ना कहीं। तो मैंने उनको ये कहा था कि वैसे देखा जाए तो मैं अभी आई एम एट द एज ऑफ 55 नाउ। अगर मैं पूरी सर्विस भी करता तो 58 तक मैं सर्विस करता, और उसके बाद में भी फिर 2 साल मुझे रिजर्व रखा गया था। मैं एट द एज ऑफ 60 तक तो मैं रिजर्व फोर्स में रहा रहता। तो मुझे ऐसा लगा कि आज भी मैं वो काम कर सकता हूँ। आज अभी तो मैं 55, अभी तो रिटायरमेंट की एज हुई नहीं है मेरी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये लिखना चाहिए, तो मैंने उनको लेटर लिख के भेजा। मैंने लेटर भेजा उनको और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेरा अपना जो स्किल सेट है मैं इस देश के वापस काम में लाना चाहता हूँ। तो उनका मेल भी आया मुझे। डेफिनेटली वी विल कंसीडर, थैंक यू फॉर राइटिंग अ मेल, और डेफिनेटली वी कंसीडर योर रिक्वेस्ट, वी आर कीपिंग यू ऑन द रिजर्व। ऑपरेशन सिंदूर में हमने काफ़ी एडवांस्ड सिस्टम्स जैसे स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स एंड हैमर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया है। ऑफ कोर्स 99 में जब वॉर हुआ था तो तब तो टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि कितना ऐसे सिचुएशंस में इफेक्टिवनेस टेक्नोलॉजी की काम आती है? कितना फर्क था आपके हिसाब से? अगर टेक्निकली अगर सोचेंगे हम लोग तो 99 के वॉर और 2025 के वॉर, ये सिर्फ जमीन आसमान का अंतर है। सारे पैरामीटर्स चेंज हो गए। अभी 1-to-1 फाइट हार्डली होगी ऐसा मुझे लगता है। जो कारगिल वॉर में 1-to-1 फाइट थी, दुश्मन 50 मीटर 60 मीटर 100 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग एक दूसरे को गोलियां मार रहे थे हम लोग। तो वो अभी पैरामीटर्स चेंज हो गए। अभी ड्रोन का जमाना है, मिसाइल्स का जमाना है, लेजर बॉम्ब्स का जमाना है। तो वो टेक्नोलॉजी टोटली चेंज हो गई। आपने जिन मिसाइल्स की बात की है वो लेजर गाइडेड मिसाइल्स है सारे, तो जो हवा से जमीन पे मारे जाते हैं। तो निश्चित ही वो कारगर है। आज ही कल ही CDS चौहान जी है, उन्होंने भी कल कहा थे पुराने जो शस्त्र थे उससे अब लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी, अब नए शस्त्र हमें आत्मसात करने पड़ेंगे, नए इक्विपमेंट्स हमें लेने पड़ेंगे, नए वेपन्स हमें लेने पड़ेंगे, जिसके तहत अभी नई टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जिसके कारण हम लोग
जिसके माध्यम से हम लोग नए युद्ध लड़े जाएंगे। ये तो कल सीडीएस चौहान ने भी मानी है ये बात। जीडी बख्शी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में काफ़ी बातें करी है और उन्हें काफ़ी चीज़ें बहुत वेहमेंटली भी बोली है। तो उन्होंने उस टाइम पे बोला था कि कैसे कोविड के टाइम पे आर्मी रिक्रूटमेंट जो थी वो 3 साल तक फ्रीज कर दी थी और काफ़ी कट डाउन हुआ था नंबर्स में। उसके बारे में आपका क्या टेक है? नहीं, दो तीन चीजें हैं राधिका। थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैं ये चाहूंगा कि सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बारे में पूरे दुनिया में हम लोग घूम घूम के बता रहे हैं। ये सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव भी सारे दुनिया में घूम के आए और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर हम लोग सक्सेसफुल कैसे किए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ये ऑपरेशन, ये हमला हुआ कैसे? पहलगाम काफी अंदर है और इतने अंदर तक 200 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर कोई आ रहा है आपके पास में, तो आपकी इंटेलिजेंस क्या काम कर रही है? और अभी किसी ने जीडी बख्शी ने कहा था कि ये तो फैक्ट है कि कोविड के बाद में आपने रिक्रूटमेंट ही रोक दी। आज आर्मी के पास में 1.5 लाख लोगों की कमी है। 1.5 लाख लोगों का मैन पावर नहीं आपके पास में। आप एक एक आदमी को 5-5 काम दे रहे हो, 6-6 काम दे रहे हो। वो मल्टीटास्किंग, फौजी मल्टीटास्किंग होता है लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। आपके पास मैन पावर सफिशियंट होना ही चाहिए। आज ऑफिसर्स कितने कम है, आर्मी ऑफिसर्स कम है, एयरफोर्स के ऑफिसर्स कम है। अब टेक्नोलॉजी बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, तो आपको लोग लगेंगे। तो आपने रिक्रूटमेंट क्यों बंद कर दी है? ये गलत है, ये टोटली गलत है। ये अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आपके पास में वर्क फोर्स होनी चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, तभी आप लड़ाई लड़ सकती है। और ये सरकार ने ये तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि वो 4 आतंकवादी आए कहां से, कहां गए? इसका कोई जवाब देगा कि नहीं देगा? बट संदेश जी, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है 26/11 जैसे बहुत बड़ा हमला भी हुआ था अनफॉर्चुनेटली, कि तभी भी एक इंटेलिजेंस फेलियर एक कहा जा सकता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इंडिया में ये एक पहला इंसिडेंट नहीं है सैडली? कारगिल वॉर भी एक इंटेलिजेंस फेलियर है। अब ये क्यों भूल जाते हैं? कारगिल वॉर भी इंटेलिजेंस फेलियर है। आपको एक शेपर्ड, वो जो चरवाहा जिसको बोलते हैं हम लोग, वो अगर नहीं बताता, वो अपने भैंस को देखने गया था, वो याक बोलते हैं वहां पे, याक उसका घूम गया था, तो वो अपने याक को ढूंढने चला गया था, तो वो उसने दूरबीन से देखा कि वहां पे कुछ मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं उसको बॉर्डर पे। तो वो आके आर्मी के पास आके बता गया। और ये बार बार ये सरकार होती है तभी क्यों इंटेलिजेंस फेलियर होता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये 4 आतंकवादी, पहलगाम के 4 आतंकवादी, ये कहाँ गए? एटलीस्ट ये तो डिस्क्लोज कीजिए। अच्छा चलिए, ये ठीक है, पुलवामा के हमलावर अभी तक कहाँ है? क्या रिपोर्ट आई है उसकी? डीएसपी दीपेंद्र सिंह, उसको पकड़ा है आपने, उसका रिपोर्ट अभी तक आपने डिस्क्लोज नहीं किया है। वो कहाँ है? लोगों को बताना तो पड़ेगा आपको एक दिन। आप बता क्यों नहीं रहे? आपने ना पुलवामा हमला की अभी तक रिपोर्ट डिस्क्लोज नहीं की, आपने पहलगाम की रिपोर्ट डिस्क्लोज नहीं की। तो एक मैसेज अगर आपको देना होगा या एक सवाल पूछना होगा हमारे प्रधानमंत्री से या हमारे डिफेंस मिनिस्टर से, तो वो क्या रहेगा? मैं 2 सवाल पूछूंगा, एक सवाल नहीं पूछूंगा, 2 सवाल पूछूंगा। जी, आप जितने चाहे पूछिए, आप बताएं। एक तो पुलवामा में जो हमला हुआ था उसका रिपोर्ट क्या हुआ? उतना बड़ा कन्वॉय क्यों अलाउ किया गया? जो 300 किलो जो आरडीएक्स आया हुआ था वो कहां से आया? डीएसपी दीपेंद्र सिंह को आपने अरेस्ट किया, उसका रिपोर्ट क्या हुआ? जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल आदमी है वहां पे, उसको आपने अरेस्ट किया है, उसका रिपोर्ट दिखाइए। ऑपरेशन सिंदूर के पहलगाम हमले की बात बता। दूसरा सवाल रहेगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में रहेगा कि जो आतंकवादी 200 किलोमीटर अंदर आए वो कहां से आए, और जो वापस चले गए वो कैसे गए? आपको आर्मी रिटेलिएट करने के लिए कुछ मिनट्स लगते हैं, कुछ सेकंड्स लगते हैं, कुछ आवर्स लगते हैं। आज 1.5-2 महीने हो चुके हैं पहलगाम हमले के, आज तक उसकी रिपोर्ट तक नहीं, आपको बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकार को जवाबदेही तो होनी चाहिए, किसी की जवाबदेही तो होनी चाहिए इसकी। तो
कारगिल वॉर में इंडिया ने एक बहुत स्ट्रिक्ट एक चीज़ मेंटेन की थी, एक स्ट्रिक्ट रिस्ट्रेन मेंटेन किया था कि हमने उस वक्त पे एलओसी को क्रॉस नहीं किया था। ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो हम पाकिस्तान में भी स्ट्राइक्स हुए थे और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में भी स्ट्राइक्स हुए थे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा एक इंडिया का ये जो नया मूव एक है, तो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए कितना इम्पोर्टेंट और कितना इफेक्टिव मूव है ये? नहीं, देखिए कैसा है कि शिमला एग्रीमेंट के तहत आपको बॉर्डर क्रॉस करके हमला करना, ये तो दोनों देशों के लिए सही नहीं है, नहीं अलाउड नहीं है। फिर भी ऑपरेशन सिंदूर में मैं सरकार की सराहना करूंगा कि उन्होंने क्रॉस बॉर्डर जाके वहां पे अगर आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया, पाकिस्तानियों को कुछ बेसिस उन्होंने अगर ये कर दिया है, तो मैं उनका 100% उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, सराहना करूंगा। लेकिन साइमल्टेनियसली आपको ये भी जवाब देना है कि वो आतंकवादी कहाँ गए। तो आप बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम था वो प्रधानमंत्री ने दिया था, और ऑफ कोर्स कि बिकॉज हमें सबको पता है कि उसका एक सिंबॉलिक एक रेलेवेंस है, तो वो नाम ऑपरेशन जैसे सफ़ेद सागर था तो ऑपरेशन सिंदूर है, तो ये नाम जो एक डिफरेंट एक है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाउ डू यू लुक एट दिस चेंज? एक्चुअली बताऊं तो ये भावनिक मुद्दे हैं, और सेकंडली क्या होता है कि ये 3 घंटे की पिक्चर नहीं है, इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंदूर नाम दे के अगर आप लोगों को लगता है कि लोग कनेक्ट हो जाएंगे या लोगों को फिर वो इमोशनल हम लोग ये करेंगे, वो उस करने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे दूसरा कुछ भी नाम आप दे सकते थे। आपने पर 28 लोगों में सिंदूर एक मिटाया, कनेक्ट उसका तो क्या? पर लोगों में एक कनेक्ट तो जरूर हुआ है उस नाम से, आप मानेंगे कि लोगों के लिए एक नहीं, इमोशनल उसका एक रिटेलिएट किया लोगों ने। जब उन्होंने सोचा था कि घर घर जाके सिंदूर बांटेंगे, तो लोगों ने गालियां दिया, लोगों ने भगा दिया उन लोगों को। कहां कनेक्ट हुए लोग? और मुझे मेरे 28 लोग मारने के बाद में मैं कनेक्ट किस चीज के लिए होऊंगा? किस चीज के लिए कनेक्ट हूं? मुझे प्राइडफुल फील हो रहा है मेरे घर के 28 लोग मारे गए, मुझे कोई उसमें ये नहीं है। इतना ड्रामेटाइज करने की हर चीज को कोई जरूरत नहीं है ना। आप उसको दूसरा भी नाम दीजिए, कुछ भी नाम दीजिए, आप हमको रिजल्ट दीजिए, बस नाम आप कुछ भी दे दीजिए, पर हमें यही तो रिजल्ट चाहिए। पर फिर संदेश जी, फिर यही तो बात अगर हो गई कि अगर नाम कुछ भी देना है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर से आपको क्यों दिक्कत है? वही तो कह रहा हूं, कोई नाम सिंदूर कैसा होता है कि सिंदूर क्यों? जो 28 सिंदूर मिटाया उसको कौन जवाब देगा? 28 सिंदूर मिटे ना आपके, तो आप वो बताइए पहले। अगर 28 सिंदूर आप का जवाब नहीं दे सकते तो आपको उसको नाम सिंदूर देने का फायदा भी नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं फिर आपको। यूएस का कारगिल वॉर के वक्त भी यूएस का एक इंटरवेंशन था, एक डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन था बिल क्लिंटन के टाइम पे। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में भी जेडी वांस का भी एक इंटरवेंशन था। तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दीज डिप्लोमेटिक इंटरवेंशंस? नहीं, एक दो चीजें हैं इसमें। क्योंकि डी एस्केलेशन के लिए वो इंटरवेंशन करते हैं। सीज फायर के लिए, यू आर आस्किंग फॉर द सीज फायर का इंटरवेंशन हुआ है। ये मानने के लिए हमारी सरकार तैयार नहीं कि उन्होंने इंटरवेंशन किया है। और ट्रम्प 17 बार बोल चुका है कि अभी तक 17 टाइम्स हुआ है, अभी तक 17 उसके भाषण, रिकॉर्डेड भाषण है कि मैंने ही सीज फायर करवाया, मुझे बिजनेस करना था इन दोनों के साथ में। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस? और हु आर यू? आप कौन है? अगर करना है हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर करते, डिफेंस मिनिस्टर डिक्लेयर करते, प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करते, होम मिनिस्टर डिक्लेयर करते सीज फायर। आप कौन होते हो भाई? और हमारी सरकार बोल रही कि नहीं, ट्रंप ने कोई मध्यस्थी नहीं की, यूएस ने कोई मध्यस्थी नहीं की। ये एक्चुअली हो क्या रहा है ये तो बताइए जनता को, लोगों को। आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि एक्चुअली हुआ क्या 5 दिन में ऐसा कि आपको सीज फायर करना पड़ा। ये अच्छा मौका था आपके पास में, जो पाकिस्तान को एक आखिरी बार आप सबक सिखा सकते थे। 2 चीजें थी इसमें, एक पूरा विपक्ष आपके साथ में था, दूसरा सारी दुनिया आपके साथ में। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जिन्हें बोल दिया था कि जो हमारी नहीं है वो तो नहीं है, हमारे साथ में ही नहीं थी। लेकिन बाकी की सारी कंट्री एक साथ आ गई थी कि नहीं, ये गलत हुआ है भारत के साथ में, तो भारत ने इसका बदला लेना चाहिए। तो फिर आपने पीछे क्यों हटा? ये आखिरी मौका था आपके लिए। तो आज इंटरनेशनल रिलेशंस इंडिया के साथ आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से चेंज हुए हैं?
मैम अगर मेरे रिलेशन मेरे पड़ोसी के साथ में नहीं है, अच्छे नहीं है, तो फिर मेरे सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटते रहो कि मेरे रिलेशन सब हर जगह अच्छे हैं, तो कोई फायदा नहीं। आज आपके रिलेशन नेपाल से भी अच्छे नहीं है, बांग्लादेश से अच्छे नहीं है, चाइना से अच्छे नहीं है, पाकिस्तान से अच्छे नहीं है, ये नेबरिंग कंट्रीज है। मेरा पड़ोसी, मेरा घर के बाजू वाला अगर मुझे अच्छा नहीं बोलता है, मेरे रिलेशन उसके साथ में अच्छे नहीं, तो मैं दूसरे गांव के आदमी को क्या बताऊं कि वो मेरे रिलेशन अच्छे हैं उसके साथ में? क्यों? रिलेशन मुझे पहले अपने घर के रिलेशन अच्छे करने, मेरे पड़ोसियों के साथ में अच्छे रिलेशन करने, फिर थोड़ा आगे बढ़ता हूं, फिर थोड़ा आगे बढ़ता हूं, फिर थोड़ा आगे बढ़ता हूं। आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है यहाँ रिलेशंस? मुझे बताएं कि कौन से कंट्री के साथ में आपके अच्छे रिलेशंस हैं? अगर आपके रिलेशन बहुत अच्छे होते तो जो यूएस में घटनाएं घट रही है, इतने लोगों को बाहर निकाल दिया, वो नहीं निकाल सकते थे। इंडियंस लोगों को डिपोर्ट करने का काम शुरू है, हाथों में हथकड़ियां डाल के। वो बोलते ना, वो ट्रम्प मेरा फ्रेंड, माय फ्रेंड ट्रम्प, हथकड़ियां डाल के नहीं भेजता वहां से, हथकड़ियां डाल के इंडियन स्टूडेंट्स को भेजा गया वहां से। ये अच्छे रिलेशंस नहीं है। आई कैन नॉट से दिस इज गुड रिलेशंस। संदेश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।